डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए के शर्मा आपका साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के ई शिक्षा चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज समकालीन भारत और शिक्षा की विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन या मुस्लिम काल में शिक्षा का स्वरूप एवं प्रावधान किस तरह से किया गया था, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस मुस्लिम काल में शिक्षा के स्वरूप के संदर्भ में मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मुस्लिम कालीन शिक्षा की संरचना कैसी थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी थी। अगर इतिहास का हम अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत के वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भी इस देश पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में मुस्लिम आक्रमणकारियों का उद्देश्य केवल भारत के धन दौलत को लूटना था, लेकिन बाद में इनका उद्देश्य भारत में अपना शासन स्थापित करना हो गया था। भारत में मुस्लिम आक्रमण का जो असली तूफान महमूद गजनवी के समय में आरंभ हुआ। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत की अपार संपदा को लूटने के लिए 17 बार इस देश पर आक्रमण किया और यहाँ की जो संपत्ति थी, जो धन दौलत था, वो लूटकर अपने देश गजनी ले गया और इस लूट के धन से उसने अपने देश में मकतब और मदरसों का निर्माण कराया तथा शिक्षा प्रसार के लिए अन्य कार्य भी किया। देखा जाए तो जो महमूद गजनवी का आक्रमण था, वह भारत में एक भीषण झंझावात की तरह से था, जिसने भारतीय जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में, तराइन का प्रथम युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसके बाद भारत में क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश ने 1757 ईस्वी तक शासन किया। उसी वर्ष रॉबर्ट क्लाइव ने, जो ब्रिटिश का सेनापति था, प्लासी के युद्ध में विजयी होकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली, अंग्रेजी शासन का इतिहास आरंभ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी से लेकर मुगल वंश की समाप्ति तक, अर्थात 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 550 से 600 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। मुस्लिम शासकों ने यहाँ एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसे मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। आइए हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य को देखें कि कौन कौन से उद्देश्य उस समय मुस्लिम शिक्षा में निर्धारित किए गए थे।
पहला उद्देश्य था मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया और कहा था ज्ञान ही निजात, निजात मतलब मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। इसलिए प्रत्येक मुसलमान के लिए यथासंभव ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, उचित और अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब का उपदेश था कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। मोहम्मद साहब का उपदेश था। मोहम्मद साहब ने यह भी उपदेश दिया था कि जो मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षा देता है वह खुदा का नेक बंदा होता है। अतः मुस्लिम काल में जो शिक्षा की व्यवस्था करना उतना ही सवाब या पुण्य का काम माना जाता था जितना कि मस्जिद बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य था और इसे अत्यंत सवाब या पुण्य का कार्य स्वीकार किया जाता था। इसी कारण मुस्लिम शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत के कोने कोने में इस्लाम धर्म फैलाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर मकतब और मदरसों का निर्माण कराया गया, जिनमें धार्मिक शिक्षा का स्थान सर्वप्रमुख था। तीसरा उद्देश्य था इस्लामी या मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। इस शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म के रीति रिवाज, कानून, परंपरा और इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत थे वो भारतीयों तक फैलाना इस शिक्षा का उद्देश्य था, जिससे से अधिक भारतीय हिंदू समाज भी उनकी संस्कृति से अर्थात मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होकर उनके धर्म को स्वीकार कर सके। चौथा उद्देश्य था नैतिकता पर विशेष बल प्रदान करने की बात कही गई। मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य था वो व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना था। मोहम्मद साहब ने कहा था कि न केवल ईमानदारी की शिक्षा दी जाए, बल्कि शिक्षा देने वाला मौलवी भी स्वयं अपनी बाल्यावस्था से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो। उन्हें अमीन की उपाधि दी जाती थी। ऐसे जो ईमानदार मौलवी होते थे। पांचवा उद्देश्य था चैत्र का निर्माण करना। मोहम्मद साहब ने चैत्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चैत्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए मकतब और मदरसों में शिक्षकों द्वारा छात्रों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र निर्माण का निरंतर प्रयास किया जाता था। छठा उद्देश्य था सांसारिक ऐश्वर्य या वैभव की प्राप्ति। इस्लाम धर्म परलोक पर विश्वास नहीं करता है और न ही इसमें पुनर्जन्म का कोई स्थान है। इसलिए इस्लाम धर्म का विश्वास है कि उनका जीवन केवल सांसारिक ही है। इसमें सभी प्रकार के सुखों और वैभवों का उपभोग करना चाहिए। मध्यकालीन सभी मुस्लिम बादशाह केवल औरंगजेब को छोड़कर, अगर औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो सारे मुस्लिम बादशाह ऐश्वर्य भोगी थे। इनका जो अंतिम उद्देश्य था शिक्षा के संदर्भ में मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। मुस्लिम शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था कि मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना और भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना। ये विशेष रूप से इनके उद्देश्यों में शामिल था। अब आइए हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताओं को देखें। कौन कौन सी विशेषता उस समय हमको देखने को मिलती है। मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं
निम्न थी, जैसे निःशुल्क शिक्षा, धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय, कक्षा नाय की पद्धति, शिक्षा का माध्यम, शिक्षक की नियुक्ति, कला कौशलों की नियुक्ति और अनुशासन एवं दंड की व्यवस्था। आइए एक एक पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा, इस काल में मकतब और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। इन संस्थाओं के खर्च का संपूर्ण भाग संचालकों, संस्थापकों तथा धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय कैसा था? धार्मिक और लौकिक जो शिक्षा थी वह मूल रूप से धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था और धार्मिक शिक्षा के साथ अंगणित, बातचीत करने का ढंग, चित्रकला, पत्रलेखन कला, अर्जिन वीसी आदि जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन भी कराया जाता था। मदरसों में कुरान के अध्ययन के साथ ही भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा के दोनों स्तरों पर अर्थात प्राथमिक और उच्च स्तरों पर धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय या समावेश किया गया था। कक्षा नाय की पद्धति की क्या विशेषता थी मुस्लिम काल में? मुस्लिम काल में भी जैसे वैदिक काल और बौद्ध काल में मॉनिटोरियल सिस्टम देखने को मिलता है, उसी तरह से मुस्लिम काल में भी कक्षा नाय की पद्धति का प्रचलन था। इसमें उच्च कक्षा के जो बुद्धिमान छात्र होते थे, प्रतिभाशाली छात्र होते थे, उन्हें नायक या मॉनिटर्स कहा जाता था। वे अपने से निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षण कार्य में अध्यापक की सहायता करते थे। शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम राजकीय भाषा फारसी थी। इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही राजपद प्राप्त होता था। राजकीय कार्य में सहायता के लिए फारसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अकबर ने कुछ मकतब और मदरसों में हिंदी माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था कराई थी। बाद में प्राथमिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से भी दी जाने लगी थी। शिक्षक की नियुक्ति कैसे होती थी मुस्लिम काल में? शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा की जाती थी। योग्य शिक्षकों को उच्च वेतन देकर सुदूर स्थानों से बुलाया जाता था। शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी। कला कौशलों की उन्नति किस तरह से मुस्लिम काल में देखने को मिलती है? मुस्लिम काल में कला एवं कौशलों का पर्याप्त विकास हुआ था। इन कलाओं में मूर्ति कला, लेखन कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, बागवानी आदि कलाएं प्रगति के पथ पर जितनी इस काल में आगे बढ़ी उतनी अन्य कालों में नहीं बढ़ पाई थी। इन कलाओं के विकास में मुस्लिम शासकों का पर्याप्त योगदान मिलता रहा, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम शासक कला प्रेमी और चित्र पारखी थे। अगली विशेषता अनुशासन एवं दंड व्यवस्था किस तरह से मुस्लिम काल में की गई थी। मकतब और मदरसों का नियम पालन न करने वाले छात्रों के लिए दंड की व्यवस्था उस समय थी। कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान था। छात्रों को दिन भर धूप में खड़ा रखा जाता था। उन्हें कोड़ों से, बेतों से, घूसों से उठक बैठक लगाने जैसे दंड दिए जाते थे। इस दंड के भय से छात्र अनुशासन में रहने का प्रयास करते थे। दंड कब और क्यों दिया जाता था? दंड देने का प्रावधान जो अशिष्ट आचरण करते थे, पाठ याद करके नहीं आते थे और मकतब और मदरसों के नियमों का पालन नहीं करते थे, उनको इस तरह का दंड दिया जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी? जैसे मकतब था, मकतब में केवल एक शिक्षक हुआ करते थे और छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क मकतब में नहीं लिया जाता था। जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे
वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध किया गया था। खानकाह ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, इनमें केवल मुस्लिम बच्चे प्रवेश ले सकते थे। दरगाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, इसमें भी मुसलमान बच्चे ही प्रवेश लेकर अध्ययन कर सकते थे। कुरान स्कूल हुआ करते थे, ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। इन स्कूलों में कुरान शरीफ की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुरान विद्यालय जो होते थे किसी मस्जिद से जुड़े होते थे। इनमें पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराने के बाद कुरान की कुछ आयतें याद कराई जाती थी। बालकों को लिखने तथा गणित की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती थी। फारसी स्कूल उस समय स्थापित किए गए थे मुस्लिम काल में, क्योंकि फारसी जो है राजकीय भाषा थी। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जो फारसी विद्यालय थे उच्च शिक्षा के रूप में स्थापित किए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और साथ में इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था फारसी स्कूलों में। अर्थात हिंदू भी फारसी विद्यालय में प्रवेश लेते थे और फारसी भाषा का अध्ययन करते थे। कुछ ऐसे भी विद्यालय मुस्लिम काल में देखने को मिलते हैं, फारसी कुरान स्कूल। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में फारसी तथा कुरान शरीफ की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यह भी धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। अरबी स्कूल और विद्यालय, अरबी स्कूल या विद्यालय ये भी उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इसमें केवल अरबी भाषा और उनके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के और कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जैसे आगरा और फतेहपुर सीकरी में, जौनपुर, मालवा, दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इस तरह से मुस्लिम काल में शिक्षा की जो विशेषताएं थी उसको हम लोगों ने देखा। मकतब और मदरसा जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे, मकतब में किस तरह से पढ़ाई होती थी, थोड़ा सा मकतब के बारे में समझ लें। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ही रोट, उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहां बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और सामान्य रूप से मकतब किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। जिस प्रकार वैदिक काल में उपनयन संस्कार और बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह खानी रस्म अर्थात इस संस्कार के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। इस रस्म के समय बालक के सभी सगे संबंधी और परिवारजन उपस्थित रहते थे। मौलवी साहब कुरान की कुछ आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहरवाते थे। यदि बालक दोहराने में असमर्थ होता था तो बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार से बालक की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ होता था। मकतब का जो पाठ्यक्रम था, इस पाठ्यक्रम में वर्णमाला के सभी अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। सुंदर लेख एवं आचरण की शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता था। साधारण रूप से बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंक गणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत मकतब में बातचीत करने का ढंग, पत्र लेखन और अर्जिन बीसी मतलब प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका, इन विषयों का प्रमुख स्थान था। उच्च शिक्षा के रूप में मदरसे स्थापित किए गए थे। जब मकतब की शिक्षा पूर्ण करके छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे तो मदरसों में प्रवेश के समय कोई रस्म संपन्न नहीं की जाती थी। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भाषण देना, टू स्पीच।
इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहां शिक्षण के लिए भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था। उच्च शिक्षा का केंद्र संपूर्ण देश में फैला हुआ था। इनमें आगरा, दिल्ली, सियालकोट, लाहौर, लखनऊ आदि के मदरसे काफी प्रसिद्ध थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी। मदरसे शाहवास शिक्षा केंद्र थे। मदरसों के साथ छात्रावास संलग्न होते थे और इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क वस्त्र और भोजन प्रदान किया जाता था। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती थी। छात्रवृत्तियों का शुभारंभ अगर देखा जाए तो मुस्लिम काल में ही देखने को मिलता है। यद्यपि बाबर ने शिक्षा की व्यवस्था को राज्य का कर्तव्य माना था, फिर भी मदरसों की जो व्यवस्था थी वो प्रबंध समितियों के द्वारा या जो प्रतिष्ठित नागरिक थे उनके द्वारा ही किया जाता था। इस तरह से आज हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था एवं उसकी संरचना, उसकी विशेषता के बारे में समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव, बीजारोपण के बारे में समझेंगे और अंत में हम आपसे अपनी इस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की अपील करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशन।